हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज मैं फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एनएचएम पेपर सॉल्यूशन। जो पेपर हुआ था बिहार में 5006 पदों पे भर्ती एनएम की निकल के आई हुई थी एनएचएम की तरफ से संविदा पे। ठीक है, ये 3 दिन पेपर हुआ था, 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख को। तो आज की डेट में हम 18 तारीख के 2 बजे से लेकर 4 बजे के शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ध्यान में रखना, हम सभी शिफ्ट का पेपर आपका सॉल्यूशन करवाएंगे। 17 को भी जो पूछा गया था वो भी, 18 को भी, जो 19 को भी। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं 18 तारीख के 2 बजे से लेके जो 4 बजे के शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। पूरा 60 प्रश्न पूछे गए थे एक शिफ्ट में। ठीक है, 60 प्रश्न, और ये 60 प्रश्न 60 अंकों का था। समय कितना था? 2 घंटे। 2 घंटे में 60 प्रश्न सॉल्व करना था। तो जो भी कैंडिडेट यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 भर्ती परीक्षा 11 तारीख को देने जा रहे हैं, तो ये प्रश्न आप देख के जाना एक बार। आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एनएम का लगभग सिलेबस हर एक जगह सेम रहता है, कोई अलग से नहीं यहाँ पे सिलेबस बनाए जाते हैं। चाहे जिस भी राज्य का पेपर होता है सब पे पैटर्न अलग रहते हैं, बट सिलेबस और प्रश्न ये लगभग वैसे ही पूछे जाते हैं। आपके भर्ती परीक्षा में जो 11 तारीख को पेपर होने वाला है, आपके भर्ती परीक्षा में 5 ऑप्शंस के एमसीक्यू बनाए जाएंगे, प्रश्न बनाए जाएंगे, जिसमें 5 प्रश्न रहेगा, 5 ऑप्शंस रहेंगे। 5 ऑप्शंस इनमें से कोई नहीं रहने वाला है। तो ये पूरा का पूरा जो पेपर है हम 5 ऑप्शंस के माध्यम से आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, और संपूर्ण व्याख्या सहित बताएंगे। ठीक है, ये नहीं कि खाली खाली उत्तर नहीं बताएंगे भैया, पूरा डिटेल में व्याख्या सहित सॉल्व करवाने वाले हैं। अच्छा, पूरा टॉपिक वाइज, जैसे कि हर एक टॉपिक से पूरा प्रश्न व्याख्या सहित आप जब आप सॉल्व करते हो तो एक कुछ ही समय में आपका पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है। ठीक है, ये फ़ायदा ज़रूर रहता है। जैसे कि अभी ये 60 प्रश्न मिक्स हम करवा रहे हैं, ठीक है, जो पूछे गए हैं। इससे क्या रहेगा कि पूरी की पूरी थियरी आपको कुछ ही समय में एक बार सरसरी नज़र में रिवाइज हो जाती है। तो ये फ़ायदा ज़रूर मिलता है। आपके पास प्रश्न दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि प्रश्न में कि भैया आवर्त चक्र, एक समान आवर्त चक्र की औसत अवधि क्या है? तो ये हिंदी थोड़ा आपको दिक्कत दे सकता है। ठीक है, हिंदी आपको दिक्कत दे सकता है, बट आप इंग्लिश में ज़रूर कर लेना। आपके सामने प्रश्न दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, जब आप बैठेंगे प्रश्न पत्र जो मिलेगा दोनों भाषाओं में मिलेगा। तो इंग्लिश जैसे हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश आप देख लेना। तो समान आवर्त चक्र की औसत अवधि पूछा गया है। ठीक है, जनरली हम देखते हैं कि किसी में 28 दिन से पहले नहीं, 28 दिन के बाद, 1-2 दिन बाद या फिर पीछे लेट होता है, लेकिन यहाँ पे एवरेज मान के चलें तो 28 दिन होता है। ठीक है, व्याख्या हम देखेंगे। व्याख्या में लिखा गया है, व्याख्या में बताया गया है कि महिलाओं में समान मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि 28 दिन होती है। यह अवधि मासिक धर्म के पहले दिन से अगले चक्र के पहले दिन तक गिनी जाती है। ध्यान में रखना, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। डायरेक्ट यही पूछ लेता है कभी कभी, कब काउंट किया जाता है? तो मासिक धर्म के पहले दिन से अगले चक्र के पहले दिन तक गिनी जाती है। ठीक है, कभी कोई डायरेक्ट यहीं से प्रश्न पूछेगा कि जो मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि है ये किस दिन से लेकर किस दिन तक काउंट किया जाता है? तो यह अवधि मासिक धर्म के पहले दिन से अगले चक्र के पहले दिन तक गिनी जाती है। ऑप्शन में क्या देगा कि मासिक धर्म के दूसरे दिन से लेके अगले चक्र के चौथे दिन तक काउंट किया जाता है। ऐसे ऐसे घुमा घुमा के पूछेगा, तो इसलिए आपको ये यहाँ तक जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आसान है, दिक्कत नहीं है। अभी इसको हम डिफ़िकल्ट भी बना सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो इसको डिफ़िकल्ट बना देंगे, यहीं से भी डिफ़िकल्ट कठिन बन जाएगा। जैसे ये पॉइंट पूछ लेगा कि भैया कब से कब काउंट किया जाता है, तो मासिक धर्म के पहले दिन से अगले चक्र के पहले 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 दोनों में बात है। ठीक है, हालांकि व्यक्तिगत रूप से यह 21 से 35 दिन तक हो सकती है, लेकिन औसत मानक रूप से 28 दिन ही स्वीकार किया जाता है। 14 दिन केवल ओव्यूलेशन का औसत समय है। ये भी पूछ लेता है डायरेक्ट कि बताइए किसी महिला में मासिक धर्म चक्र की अवधि 30 दिन है, तो उनके ओव्यूलेशन का चांस क्या हो जाएगा? जो भी
अब मासिक चक्र निकल जितने दिन का रहेगा उसमें से 2 से डिवाइड कर देना, ठीक, वही निकल के आ जाता है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड, जैसे कि 30 दिन का है तो ओव्यूलेशन कब होगा, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 15वें दिन होगा, ओव्यूलेशन के चांस 15वें दिन है, ठीक है। कभी कभी ऐसे ही प्रश्न पूछता है घुमा घुमा के, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पाकशाला विधि सब्जियों के पोषक मान को सर्वोत्तम रूप से संरक्षित करती है। मतलब जो भोजन पकाने की विधि है, कौन सी विधि है जो सर्वोत्तम रूप से संरक्षित रहती है, जिसमें ज़्यादा विटामिन्स वगैरह ये सब नष्ट नहीं होते हैं पकाने के बाद। बहुत सारे ऐसे फूड्स रहते हैं जिनको आप पकाते हैं तो उसमें से बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स ये नष्ट हो जाते हैं। तो कौन सा है वो पाकशाला विधि, ये बताना है। पाकशाला मतलब पकाने की विधि, ठीक है। उबालने के माध्यम से, या फिर भाप में पकाने के माध्यम से, या फिर तलना, या फिर भुनना। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्या, भाप में पकाना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, 5 ऑप्शंस इनमें से कोई नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। देखिए, व्याख्या में बताया गया है कि भाप में पकाने, स्टीमिंग जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, स्टीमिंग से सब्जियों के पानी में घुलनशील विटामिन जैसे कि विटामिन बी, सी नष्ट होते हैं, क्योंकि पानी का सीधा संपर्क नहीं होता है, और पकाने का तापमान भी नियंत्रित रहता है। उबालने में विटामिन पानी में निकल जाते हैं, तलने और भूनने में उच्च तापमान से पोषक तत्वों की अधिक हानि होती है, इसलिए स्टीमिंग सेफ माना जाता है पाक विधि को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि प्रातः अस्वस्थता सबसे समान है। यहाँ पे ये देखिए, हिंदी डिफिकल्ट है, इसका मतलब होता है कि मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है। मॉर्निंग सिकनेस सबसे समान है, मतलब कि किस अवस्था में मॉर्निंग सिकनेस को समान माना जाता है कि भैया मॉर्निंग सिकनेस होना लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गर्भावस्था की पहली तिमाही में, या फिर दूसरी तिमाही में, या फिर तीसरी तिमाही में, या फिर प्रसव के बाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रसव के बाद तो हो ही नहीं सकता, वैसे भी आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। हमने आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताई है कि जो बड़ा ऑप्शंस लगे वो आपको, जैसे आपको पता नहीं है, तुक्का मारना है। वैसे तो तुक्का नहीं मारना है, माइनस मार्किंग है आपके भर्ती परीक्षा में, लेकिन आप रिस्क लेना चाहते हो, तुक्का ही लगाना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, बड़े वाले ऑप्शन की ओर जाएंगे, वहीं पे आंख बंद के तुक्का लगा देना है बिना सोचे समझे। जैसे 1-2 ऑप्शन का कैंसिल आउट कर भी देते हैं, तो बच रहा है 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो भैया बड़ा वाला ऑप्शन पे क्लिक करके गोला फिलअप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो गर्भावस्था की पहली तिमाही में इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। व्याख्या में हम देखेंगे, मॉर्निंग सिकनेस यानी मतली उल्टी गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों यानी पहली तिमाही में सबसे अधिक होती है, विशेष रूप से 6 से लेकर 12 सप्ताह के बीच। ये हार्मोनल परिवर्तन के कारण होता है। पूछेगा मॉर्निंग सिकनेस निम्नलिखित में किसके कारण से होता है गर्भावस्था में। ऑप्शन देगा हार्मोनल परिवर्तन के कारण, पेट मतलब जो आपका पेट है ये भारीपन होने के कारण, ऐसे घुमा फिरा के 4 ऑप्शन देगा। तो हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। दूसरी तिमाही शुरू होते ही अधिकांश महिलाओं में कम या फिर समाप्त हो जाता है। पूछेगा मॉर्निंग सिकनेस किस तिमाही में लगभग कम या फिर समाप्त हो जाता है, तो ध्यान में रखना है दूसरी तिमाही में ये अधिकांश महिलाओं में कम या समाप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए सब सेंटर। अब जब हम आपको हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट श्रेणी बैच में पढ़ाए हैं, ठीक है, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट पढ़ाए हुए हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ हम डिस्कस किए हुए हैं अच्छे से। सब सेंटर में जो कपल रजिस्टर है ये कौन बना के रखता है, या फिर कौन मेंटेन करके रखता है। आशा तो रखेंगी नहीं, ठीक है, एएनएम ही रखेंगी। एएनएम का पेपर आप दे रहे हो, तो एएनएम इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या में हम देखेंगे, व्याख्या में बोला जा रहा है कि सब सेंटर पर जो कपल रजिस्टर है इसकी तैयारी और रख रखाव अपडेट की मुख्य जिम्मेदारी एएनएम की होती है। वह परिवार नियोजन सेवाओं के लिए इसका उपयोग करती हैं। अब पूछेगा डायरेक्ट, जो कपल रजिस्टर है ये किस लिए एएनएम मेंटेन करके रखती हैं, तो परिवार नियोजन सेवाओं के लिए, ठीक है, इसका उपयोग करती हैं। आशा केवल सूचना एकत्र करने और सहायता करने का काम करती हैं, लेकिन रजिस्टर का रख रखाव एएनएम करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बताना है मनुष्यों में आवर्त चक्र की औच्छा। ये रिपीटेड प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। मनुष्य में समान आवर्त चक्र की औसत अवधि क्या है, ऊपर आपने देखा, ठीक है, इसी टाइप का प्रश्न, फिर इसी टाइप का सेम वही प्रश्न है, ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शंस
आपको मैच नहीं होगा। 28 दिन हमको पता है, ठीक है, 28 दिन किसी ऑप्शन में है ही नहीं। अब देखिए, एक बहुत बड़े टीचर हैं, आप लोग बहुत बड़े फ़ैन भी होंगे उनके, ठीक है। उन्होंने वीडियो क्या बनाया कि जैसे आपको कोई सा प्रश्न नहीं आ रहा है, तो आप उस प्रश्न में इनमें से कोई नहीं करके चले आना। कोई प्रश्न आपका नहीं आ रहा है, लेकिन हमने क्या बनाया वीडियो, वहीं पे आपको 1 दिन बाद जैसे ही वो वीडियो उनका हमारे पास पहुँचा, उसी दिन हमने क्लियर कर दिया कि भाई, जो प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो आप उसको स्किप कर देना। इनमें से कोई नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपको नहीं आ रहा है तो आप इनमें से कोई नहीं मार के चले आओ। अब देखिए, इन सभी प्रश्न में इनमें से कोई नहीं करना है। जैसे कि आपको पता है कि मासिक धर्म चक्र की अवधि 28 दिन होती है, ये आपको अच्छे से पता है। अब ऑप्शन आप देख रहे हो तो 28 दिन किसी में है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो इसका करेक्ट उत्तर आपको तब ई लगाना है कि भैया, जो आपने पूछा है वो ऑप्शन में आपने उत्तर उसका है ही नहीं, इसलिए हम इनमें से कोई नहीं लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है या फिर मुझे नहीं आ रहा है तब हम इनमें से कोई नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे नहीं आता, ठीक है, इसका उत्तर मुझे नहीं आता तो हम स्किप कर दें। मुझे पता ही नहीं था कि भैया कितना होता है आवर्त चक्र, हमको क्या पता, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, तो हम इस प्रश्न को स्किप कर देते। क्यों हम फालतू में किसी एक दूसरे ऑप्शन पे टिक करते या फिर माइनस में लेके आते इसको, तो ऐसा नहीं करना है आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं इसीलिए रखा जाता है ना, तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए, मनुष्यों में महिलाओं में समान आवर्त चक्र की औसत अवधि 28 दिन होती है। दिए गए विकल्प में से कोई भी 28 दिन नहीं है। 21 से 35 दिन समान रेंज की सीमा है, लेकिन औसत स्पष्ट रूप से 28 दिन ही माना जाता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं सही हुआ, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? तो इस तरीके से प्रश्न की प्रैक्टिस हम करने के लिए आपको बोले थे, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है इस तरीके से ऑप्शंस देकर, जबकि आपके भर्ती परीक्षा में इसी तरीके से ऑप्शन देके प्रश्न पूछे जाएंगे। पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा नियोजन में उद्देश्य है, मूल्यांकन चरण तक वितरित किए जाने चाहिए या फिर कार्यान्वयन के दौरान बदलते रहने चाहिए या फिर केवल सामग्री तैयार करने के बाद निर्धारित किए जाएं या फिर सबसे पहले निर्धारित किए जाने चाहिए। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? अब आपको बड़ा ऑप्शन तो ये दिख रहा है, लेकिन मैंने एक ट्रिक और भी बताया था कि जिस ऑप्शंस में केवल वर्ड दिख जाते हैं वो मैक्सिमम चांस है कि गलत की ओर ही जाते हैं, इसलिए हमने इसको गलत कर दिया। बड़ा ऑप्शन था बट ये गलत की ओर जा रहा है केवल लिखने की वजह से। फिर आप जैसे कि ऑप्शन नंबर ए अब बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए बड़ा बच रहा है, उसके बाद ये बच रहा है, फिर ये बच रहा है, लेकिन आप ऑप्शन नंबर ए करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूल्यांकन चरण तक वितरित किए जाने चाहिए, मूल्यांकन चरण तक वितरित किए जाने चाहिए बोला गया है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले निर्धारित किए जाने चाहिए, सबसे पहले निर्धारित किए जाने चाहिए, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा नियोजन में उद्देश्य सबसे पहले निर्धारित किए जाने चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अब व्याख्या में स्पष्ट होगा क्या प्रश्न पूछ रहा था और क्या उत्तर है। स्वास्थ्य शिक्षा की योजना बनाने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहला महत्वपूर्ण है कि कदम स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। जो भी शिक्षा आप दे रहे हो उसका स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बिना उद्देश्य के ही आप हेल्थ एजुकेशन देने चल दिए अपने समुदाय में, तो ऐसा नहीं है। स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए, उद्देश्य पहले तय होने चाहिए, ठीक है, ताकि सामग्री, विधि या फिर कार्यान्वयन और मूल्यांकन सब उसी के अनुसार निर्देशित हो सके। उद्देश्य बाद में बदलना या फिर वितरित करना योजना के कमजोर बनाता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उम्मीद करते हैं ये व्याख्या पढ़ने के बाद अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, अब देखिए यहाँ पे आप ऑप्शंस खुद समझ लेना, ठीक है, ऑप्शन खुद समझ लेना। हम यहाँ पे ABCDE लिखे नहीं हुए हैं, ठीक है। ग्लास की सिरिंजों के लिए सबसे उपयुक्त, अब देखिए निर्जलीकरण नहीं, निर्जलीकरण स्टरलाइज आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। ग्लास के सिरिंज जो रहते हैं इसको स्टरलाइज करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 मिनट तक उबालना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। व्याख्या हम पढ़ेंगे। व्याख्या में बोला जा रहा है कि ग्लास की सिरिंज को निर्जीव मतलब स्टरलाइज आप समझ लेना, ठीक है, स्टरलाइज बनाने के लिए उबालना प्रभावी पारंपरिक विधि है, जिसमें कम से कम 30 मिनट तक तेज उबाल में रखना जरूरी होता है ताकि सभी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएं। 10 से 15 मिनट पर्याप्त नहीं है और केवल कीटाणुनाशक में भिगोना पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे गर्भावस्था का संभावित लक्षण माना जाता है? आपके पास ऑप्शंस है, ए
फीटल हार्ट बीट, या फिर बी मॉर्निंग सिकनेस, या फिर सी स्तन स्पर्श संवेदनशीलता, या फिर डी गर्भाशय का बढ़ना, या फिर ई इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसे गर्भावस्था का संभावित लक्षण माना जाता है? संभावित लक्षण, इसका करेक्ट उत्तर होगा सर मॉर्निंग सिकनेस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं, सॉरी, इसका करेक्ट हो जाएगा क्या सर? क्विकिंग जब होता है तभी ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट है, स्तन स्पर्श संवेदनशीलता। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। फीटल हार्ट वेट। अच्छा, इस प्रश्न में कन्फ्यूजन आप हो जाएंगे किस बात को लेकर कि सर फीटल हार्ट बीट क्यों नहीं होगा। देखिए, फीटल हार्ट बीट ये पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव माना जाता है, पॉजिटिव संकेत माना जाता है। ठीक है, जो जांच के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे संभावित बोला गया है, संभावित लक्षण माना जाता है, संभावित लक्षण। ठीक है, संभावित। अब यहाँ पे फीटल हार्ट बीट ये पॉजिटिव हो जाएगा। मॉर्निंग सिकनेस और भी कारणों से हो सकता है, कोई दिक्कत जरूरी नहीं है कि उसी आपका क्या बोलते हैं, अगर प्रथम बोला होता तो बात अलग होती। यहाँ पे बोला निम्नलिखित में से गर्भावस्था का संभावित लक्षण माना जाता है, तो ये फीटल हमने बता दिया, ये जांच के माध्यम से ही पता चलता है, पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, यही इसका करेक्ट उत्तर। गर्भाशय का बढ़ना ये भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट उत्तर यही ज़्यादा सटीक वर्ड। बाकी सभी लक्षण तो हैं। ठीक है, संभावित लक्षण की बात बोले जाए तो इन ऑप्शन में जो सटीक उत्तर बैठेगा आपका स्तन स्पर्श संवेदनशीलता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या में और भी क्लियर हो जाएंगी। व्याख्या में बोला जा रहा है कि गर्भावस्था के संभावित लक्षणों में स्तनों में दर्द और स्पर्श संवेदनशीलता, मतली, उल्टी, थकान आदि शामिल हैं। ये लक्षण महिला खुद महसूस करती है। ठीक है, प्रथम गर्भ स्पंदन निश्चित मतलब पॉजिटिव, निश्चित लक्षण है। ठीक है, संभावित नहीं, निश्चित पॉजिटिव। तो निश्चित पॉजिटिव और संभावित में बहुत ही अंतर होता है। ठीक है, तो प्रश्न को समझना जरूरी होता है, जो जांच से पता चलता है, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया। ठीक है, प्रथम गर्भ स्पंदन निश्चित पॉजिटिव लक्षण है, जो जांच से पता चलता है। मतले उल्टी भी संभावित है, लेकिन स्तन संवेदनशीलता अधिक विशिष्ट शुरुआती संभावित लक्षण मानी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुई चुभने से होने वाली चोट या फिर निडलिस्टिक इंजरी को रोकने के लिए नर्स को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? नर्स को क्या नहीं करना चाहिए पूछा है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उपयोग की हुई नुकीली सुइयों को हमेशा पंक्चर प्रूफ डिब्बों में डालना, ये तो डालना ही है भैया, ये तो करना ही चाहिए, लेकिन हमको नहीं करना है ये पूछा गया है। बिखरी हुई तीज नुकीली सुई को हाथ से उठाना, हाँ भैया यही नहीं करना है। ठीक है, बिखरी हुई तीज नुकीली सुई को हाथ से उठाना ये नहीं, ऐसा नहीं करना है। उपयोग की हुई सुई को सदैव रिकैप करना, ये तो करना ही है। सुई और नीडल को सुरक्षित हैंडल करना, ये भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमको नहीं करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से डायरेक्ट आप ऐसे हाथ से नहीं उठाओगे, उसको अच्छे तरीके से हैंड ग्लव्स के माध्यम से या फिर और भी तरीके के माध्यम से उठाएंगे, डायरेक्ट हाथ से ऐसे नहीं उठाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिक्कत हो सकती है, आपको इंजरी हो सकती है। व्याख्या, सुई चुभने की चोट रोकने के लिए कभी भी बिखरी हुई सुई को हाथ से नहीं उठाना चाहिए, बल्कि फोर्सेप्स या फिर झाड़ू से उठाना चाहिए। साथ ही उपयोग की हुई सुई को रीकैप नहीं करना चाहिए, क्योंकि रीकैपिंग के दौरान सबसे ज़्यादा दुर्घटना होती है। सभी नुकीली चीज़ों में सीधे पंक्चर प्रूफ कंटेनर में डालनी चाहिए, इसलिए हाथ से उठाना और रीकैपिंग दोनों गलत है, लेकिन विकल्प में हाथ उठाना सबसे स्पष्ट रूप से नहीं करना चाहिए। अच्छा, रीकैपिंग तो किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये व्याख्या गलत हो गया है। ठीक है, रिकैप करने के बाद डिस्पोज करते हैं ना उसको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी में ग्रामीण समुदाय में टीकाकरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा स्वास्थ्य कार्यकर्ता उत्तरदायित्व है? आशा है, या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी है, या फिर एएनएम? तो भैया एएनएम जहाँ दिखेगा वही उत्तर करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या में बताया गया है, यूआईपी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण सत्र आयोजित करना, टीके लगाना एएनएम की मुख्य जिम्मेदारी है। आशा लाभार्थियों को लाने का काम करती है और उनको जागरूक करने और सूची बनाने में मदद करती है, लेकिन वास्तविक टीकाकरण और कोल्ड चेन बनाए रखने का दायित्व एएनएम का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि इम्प्लांटेशन
और भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग उत्तरदायित्व है? विकल्प है ओवरी, वजाइना, फैलोपियन ट्यूब या फिर गर्भाशय। क्या बोला गया है? इम्प्लांट और भ्रूण विकास के लिए, इम्प्लांट और भ्रूण विकास के लिए कौन सा मादा जनन अंग उत्तरदायी? अब ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आप अच्छे से आपको पता है कि भैया एंडोमेट्रियम की दीवार पे जाके चिपकता है, इम्प्लांट होता है। तो जहाँ पे इम्प्लांट की बात आ गई है तो गर्भाशय कहाँ पे है? एंडोमेट्रियम लिखा हुआ तो अच्छी बात है, एंडोमेट्रियम नहीं है तो हम यूट्रस की ओर जाएंगे, गर्भाशय की ओर जाएंगे। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूट्रस। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइज होता है। ठीक है, कहाँ पे? एम्पुला भाग में। वजाइना से ओवरी अलग ही है, वजाइना अलग ही है। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोर्थ नंबर। ठीक है, व्याख्या में देखिए, गर्भाशय की आंतरिक दीवार एंडोमेट्रियम में होता है, जहां निषेचित अंडा खुद को स्थापित करता है। भ्रूण का पूरा विकास भी गर्भाशय में ही होता है। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, लेकिन रोपण और विकास गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर तो सबको पता होगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है सर? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, रतौंधी। व्याख्या में पढ़ेंगे, विटामिन ए की कमी से सबसे पहले रतौंधी होती है, इसके बाद जेरोप्थेल्मिया और केराटोमलेशिया हो सकता है। स्कर्वी विटामिन सी, रिकेट्स विटामिन डी और बेरी विटामिन बी1 थायमिन की कमी से होता है। नेक्स्ट आपको ये प्रश्न का उत्तर देना है, पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उनके बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से वर्णित करता है। कथन फर्स्ट दिया है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग देह तरल पदार्थों बॉडी फ्लूइड्स से संदूषित पृष्ठों को विसंक्रमित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद विसंक्रमण तब होता है जब सूक्ष्मजीवों के सूक्ष्मजीव कोशिका घटकों को सोडियम हाइपोक्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 1 और दोनों सही है, और दोनों व्याख्या भी सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन किस में सही है भैया, दोनों कथन सही है, और कथन फर्स्ट की व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे व्याख्या में, सोडियम हाइपोक्लोराइट ब्लीच का घोल तरल के शरीर के तरल पदार्थों से दूषित सतहों को कीटाणुरहित करने के लिए मानक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका कार्य करने का तरीका ऑक्सीकरण है, इसमें यह सूक्ष्म जीवों के प्रोटीन और अन्य कोशिका घटकों को ऑक्सीकृत करके नष्ट कर देता है, इसलिए दोनों कथन सही है। अब इसी टाइप का एक प्रश्न एम्स में भी आया था इस बार। ठीक है, एम्स सीआरई में ऐसे ही पूछा गया था, लेकिन वहाँ पे ऑप्शंस इन्होंने गलत तरीके से दिया था। उसमें दिया था प्रोटीन और अन्य कोशिका घटकों को नष्ट करके, फिर एक ऑप्शन दिया था ऑक्सीकृत करके। अब ऑक्सीकृत वाला भी सही हो सकता था, प्रोटीन और अन्य कोशिका घटकों को भी नष्ट करके ये भी सही हो सकता था। फिलहाल देखिए उसमें आयोग क्या करेक्ट उत्तर करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा है कि भारत में विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस सरकारी मिशन का भाग है? भारत में विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस सरकारी मिशन का भाग है? ऑप्शन है आपके पास आयुष्मान, ठीक है, दूसरा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। ध्यान में रखना, भारत में विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात कही गई है और सरकारी मिशन का भाग कहा गया है, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? आयुष्मान भारत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आयुष्मान भारत विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आयुष्मान भारत के अंतर्गत आता है। विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए इसमें स्कूलों में बच्चों को स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य शिक्षा और प्रोत्साहन शामिल है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अब आयुष्मान भारत का हिस्सा है, ये भी आपको ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अब आयुष्मान भारत का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि प्रोटीन विखंडन की रोकथाम के लिए इंसुलिन को किस मार्ग से कभी नहीं दिया जा सकता है? ऑप्शन है इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्राडर्मल या फिर ओरल रूट। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ओरल रूट। ठीक है, इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो पाचन एंजाइमों द्वारा पेट में नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे
कभी मौखिक रूप से नहीं दिया जाता है। इसे केवल इंजेक्शन चमड़ी के नीचे अंतःशिरा या फिर अंतःपेशी द्वारा ही दिया जा सकता है ताकि प्रोटीन विघटन ना हो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अस्पताल द्वारा की गई कौन सी कार्रवाई शिशु अनुकूल अस्पताल पहल से संबंधित नीति के विरुद्ध है। ऑप्शन है आवश्यकता होने पर स्तनपान कराने के बारे में माताओं को शिक्षित करना, नई माताओं को शिशु फार्मूला के नमूने मुफ्त में वितरित करना, प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा स्तनपान कराने के लिए परामर्श प्रदान करना, पहले 6 महीनों के लिए केवल स्तनपान को प्रोत्साहित करना। तो पढ़ने से क्या आपको लग रहा है कि करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई माताओं को शिशु फार्मूले के नमूने मुफ्त में वितरित करना। ठीक है। देखिए, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल के 10 नियम जो हैं, ठीक है, इसमें से एक है कि अस्पताल किसी भी प्रकार के शिशु फार्मूला बोतल या निप्पल के मुफ्त या फिर कम कीमत वाले नमूने नहीं वितरित करेंगे। इससे स्तनपान को बढ़ावा मिलता है और फार्मूले के प्रचार को रोका जाता है। अच्छा, प्रश्न में क्या पूछा था, नहीं पूछा था क्या? हाँ, नीति के विरुद्ध पूछा है ना, नीति के विरुद्ध पूछा है। इसलिए नई माताओं को शिशु फार्मूले के नमूने मुफ्त में वितरित करना ये विरुद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि मृदा संचारित क्रीम, ठीक है, मृदा संचारित क्रीम संक्रमण के चक्र को तोड़ने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका निम्नलिखित में से क्या है? तो सबसे संबंधित तरीका क्या है भैया? सबसे प्रभावी तरीका निम्नलिखित में से क्या है? बताना है इसका करेक्ट उत्तर। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छ शौचालयों का उपयोग और मल का उचित निपटान। ठीक है। व्याख्या में पढ़ेंगे। व्याख्या में बोला जा रहा है कि मृदा संचालित हेलमेट, जिसको आप बोलते हैं, जैसे कि गोल क्रीम हुआ, हुक वर्म हुआ, इनके अंडे मल के साथ मिट्टी में जाते हैं और खुले में शौच से फैलते हैं। स्वच्छ शौचालय और सुरक्षित मल निपटान से इन्फेक्शन का जो साइकिल रहता है ये टूटता है। नंगे पाँव चलने से भी बचना भी मदद करता है, लेकिन मुख्य रोकथाम स्वच्छता और सैनिटेशन है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग का एक उदाहरण है? आपकी भर्ती परीक्षा में इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा डायबिटीज़, मधुमेह। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। देखिए, डायबिटीज, मधुमेह ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वे हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, जैसे कि मधुमेह हुआ, कैंसर हुआ, हृदय रोग हुआ आदि। लेकिन कोविड-19, टीबी संक्रामक हैं, जबकि कैंसर भी असंक्रामक है, लेकिन विकल्प में मधुमेह सबसे स्पष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने पूछा जा रहा है कि रक्तस्राव की प्रवृत्ति का अधिक समान लक्षण है। रक्तस्राव की प्रवृत्ति का अधिक समान लक्षण है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए, थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोसिस इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, क्या पूछा है भाई? रक्तस्राव की प्रवृत्ति का अधिक समान लक्षण पूछा है, तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अच्छा, क्या है? व्याख्या में हम क्लियर कर लेंगे क्या है। देखिए, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, बल्कि थ्रोम्बोसाइटो जो हमने आपको ऑप्शन नंबर ए बताया था वहाँ पे ज़्यादा होता है। यहाँ पे इसका नाम ही है ना, थ्रोम्बोसाइटोपोनिया। पोनिया मतलब ही होता है कम। हाइपो जैसे पोनिया, जिसमें पो वर्ड आ जाता है, साइटोपेनिया पो पा वर्ड, आप समझ जाना कि वो भैया कम की बात हो रही है। हाइपर हाइपर मतलब ज़्यादा। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, जिससे रक्त का थक्का बनना मुश्किल होता है और ब्लीडिंग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जैसे नाक से खून आना, मसूड़े से खून, चोट लगने पर ज़्यादा खून बहना आदि। थ्रोम्बोसाइटोसिस में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती है, जो हमने आपको बताया थ्रोम्बोसाइटोसिस में, इसमें प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती है, जिससे थक्के बनने का खतरा होता है। ठीक है। तो ध्यान में रखना, जो ऑप्शन नंबर ए अभी हमने बताया था, ये इसमें क्या होता है, ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, लेकिन ये भैया इससे रक्त का थक्का नहीं बनता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में कौन सा आहार आयरन का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो भैया हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जी जैसे पालक हुआ, मेथी हुआ, सरसों का साग आदि आयरन के सबसे अच्छे और समृद्ध स्रोत हैं। इसमें नॉन हीम आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। इस समय आपको ये सभी उपलब्ध होंगे। सरसों का साग, जिसको आप राई बोलते हैं, बथुआ, ठीक है,
पालक इस समय सीजनी सब्जियां हैं ये, ठीक है। इस समय आपको उपलब्ध हो जाएंगे मार्केट में भी, आपके खेत में भी ये सभी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, बाकी ये व्याख्या पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मौखिक पोलियो वैक्सीन है। ठीक, ओरल पोलियो वैक्सीन है। आसान प्रश्न है। बीसीजी नहीं है सर। और उसके बाद पेनेजा वैक्सीन ये भी नहीं है। सेविन वैक्सीन साल पर, अच्छा पेनेजा वैक्सीन क्या ये है सर, क्या ये है? शायद इसका नाम आपने सुना नहीं होगा, ठीक है। पेनेजा वैक्सीन, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। सेविन वैक्सीन है क्या सर, सेविन वैक्सीन है क्या सर, साल्क वैक्सीन है क्या सर? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, सेविन वैक्सीन, ठीक है। साल्क वैक्सीन भी नहीं है। सेबिन वैक्सीन देखिए, सेबिन वैक्सीन मौखिक पोलियो वैक्सीन ओपीवी को सेबिन वैक्सीन कहा जाता है, जो जीवित लेकिन कमज़ोर वायरस वाली होती हैं, जो मुंह से दी जाती हैं, ड्रॉप्स के रूप में दी जाती हैं। साल्क वैक्सीन इंजेक्शन इंजेक्शन वाली, और बीसीजी टीबी की वैक्सीन है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को आकलन सर्वेक्षण की योजना बनाते समय सबसे पहले कौन सा चरण आता है? तो सबसे पहले कौन सा चरण आएगा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उद्देश्यों की पहचान करना और लक्षित जनसंख्या को परिभाषित करना। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ये भी बड़ा वाला ऑप्शन था, करेक्ट हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकता का आकलन की योजना में सबसे पहला चरण उद्देश्य निर्धारित करना, लक्षित समुदाय या फिर जनसंख्या को परिभाषित करना और स्कोप तय करना होता है। उसके बाद ही डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और मूल्यांकन आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि समुदाय में टीकाकरण रजिस्टर का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? फिर वही रिपीटेड एक ही प्रश्न को बार बार किस ये लोग बना के पूछे हुए हैं, ठीक है। टीका लगाने के लिए आमतौर पर किस रूट का उपयोग किया जाता है? ठीक है, इंट्राटांसल, ये क्या है भैया? ये तो ऐसे ही गलत हो गया। इंट्राडर्मल है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावेनस है, ये इसका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा वह राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए गर्भवती महिलाओं को नगद प्रोत्साहन प्रदान करता है? तो JSY, ठीक है। ऑप्शन नंबर JSY के बारे में भी हमने आपको बताया है बहुत अच्छे से। जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के तहत चलाई जाती है। इसमें गरीबी गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए नगद प्रोत्साहन दिया जाता है, ताकि मातृ और शिशु मृत्यु दर कम हो। ये विशेष रूप से कम प्रदर्शन वाले राज्यों में संस्थागत डिलीवरी को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मातृ मृत्यु का अग्रणी कारण है? ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, देखिए मतलब किसके कारण से सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर होती है, मातृ मृत्यु होती है? तो भैया पोस्टमार्टम हेमोरेज के कारण ही सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। भारत में मातृ मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण PPH है, जो कुल मातृ मृत्यु का लगभग 30 से 40% हिस्सा है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सेनी बैच में पढ़ाया है। इसके बाद आपका आता है सेप्सिस और उच्च रक्तचाप संबंधित विकार जैसे कि इक्लेम्पसिया आते हैं। मुख्य रूप से एनीमिया, देर से अस्पताल पहुंचने और अपर्याप्त प्रसव देखभाल के कारण होता है। KMC से पूछा जा रहा है कि भैया ये क्या है? तो नवजात शिशुओं को स्नान कराने के लिए एक तकनीक गलत शिशु के त्वचा, हाँ ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। KMC के बारे में आपको पता है, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्वच्छता का एक प्रमुख पहलू है? तो कौन सा है? इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? खाद्य हैंडलिंग से पहले हाथ धोना, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। खाद्य स्वच्छता के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है, ठीक है। खाद्य स्वच्छता के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है खाना बनाने या फिर परोसने से पहले साबुन से हाथ धोना, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया और वायरस का प्रसार रुकता है। एक्सपायरी सामग्री उपयोग करना, भोजन को गलत तापमान पर रखना, दिशा निर्देश नज़रअंदाज करना अस्वच्छता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फिर से वही आ गया, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल से पूछा जा रहा है कि प्रमुख चरण है प्रसव के बाद माता और शिशु को अलग करना, गलत। जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना, ठीक है। निःशुल्क शिशु फार्मूला नमूने वितरित करना, गलत। दूध का
भाव शुरू होने तक स्तनपान में देरी करना गलत। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? एक प्रमुख चरण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। BFHI के 10 चरणों में से एक प्रमुख चरण है कि भैया जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराना। ठीक है। इससे कोलेस्ट्रॉल मिलता है और स्तनपान सफल होता है। माता शिशु को अलग रखना, फार्मूला वितरित करना, स्तनपान में देरी करना, ये BFHI के विरुद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि टीकाकरण कार्यक्रम में सिरिंज और सुई के स्टेरिलाइजेशन के लिए रासायनिक स्टेरिलाइजेशन की नियमित रूप से अनुशंसा क्यों नहीं की जाती है? क्यों नहीं किया जाता है भैया? ये विषाक्त हो सकता है और पूर्ण रूप से स्टेरिलाइजेशन तथा प्रचालन सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या में हम पढ़ेंगे रासायनिक स्टेरिलाइजेशन जैसे कि ग्लूटाल्डिहाइड या फिर अल्कोहल में रासायनिक अवशेष रह सकते हैं जो इंजेक्शन के समय शरीर में जा सकते हैं और विषाक्त प्रभाव डाल सकते हैं। साथ ही पूर्ण प्रचालन ठीक है सुनिश्चित करना मुश्किल होता है। इसलिए टीकाकरण में ऑटोक्लेविंग, स्टीम स्टेरिलाइजेशन या फिर एक बार प्रयोग वाली सिरिंज की प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में शिशु मृत्यु दर का प्रमुख कारण क्या है? तो ये बहुत अच्छे से आपको पता होगा क्या कारण है सर? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, निमोनिया तथा अतिसार, डायरिया। भारत में शिशु मृत्यु दर MIMR के प्रमुख कारणों में निमोनिया, श्वास संबंधी संक्रमण और अतिसार सबसे ऊपर हैं। ये दोनों मिलकर शिशु मृत्यु के बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। समय से पहले जन्म और जन्म के समय एसेप्सिया भी महत्वपूर्ण है, लेकिन निमोनिया और डायरिया रोकथाम योग्य प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रभावी होम विजिट के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यकता है? तो क्या आवश्यकता है सर? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा परिवार के सदस्यों के साथ सौहार्द बनाना। देखिए हिंदी कितनी डिफिकल्ट है, ऐसे ही लैंग्वेज पूछा जाता है एग्जाम में, इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो इंग्लिश ज़रूरी होता है। आप लोग बोलते हो सर हिंदी में पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ाइए, तो हिंदी में इतना डिफिकल्ट रहता है कि खुद नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको क्या पढ़ा पाएँ। इसलिए कुछ वर्ड रहते हैं जो इंग्लिश में हम लिख देते हैं, टेस्ट में भी लिख देते हैं, तो आप बुरा मान जाते हैं। देखिए पूर्ण अवधि गर्भावस्था की समान अवधि कितनी होती है? तो 40 सप्ताह। ठीक है। फुल टर्म गर्भावस्था की समान अवधि अंतिम मासिक धर्म के पहले दिन से गिनकर 40 सप्ताह 280 दिन होती है। 37 से 42 सप्ताह तक की गर्भावस्था को पूर्ण अवधि माना जाता है, लेकिन औसत और मानक 40 सप्ताह ही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बताना है कौन सा संवेगात्मक परिवर्तन किशोरावस्था के दौरान बालक और बालिकाओं दोनों में सर्वाधिक देखे जाते हैं? ये भी मैं सैनी बैच का डायरेक्ट प्रश्न है, सैनी बैच का डायरेक्ट MCQ ही है, पूछा गया है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मूड स्विंग्स और संवेगात्मक संवेदनशीलता। किशोरावस्था में हार्मोनल बदलाव और मस्तिष्क के विकास के कारण मूड स्विंग्स, भावनात्मक उतार चढ़ाव और संवेदनशीलता बहुत आम होती है। किशोर आसानी से खुश, गुस्सा, उदास या फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं। स्थिरता और परिपक्वता बाद में आती है, जबकि इस अवस्था में भावनाएं तीव्र होती हैं। औषधि देने के बाद, ठीक है, औषधि देने के संदर्भ में HS का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो HS का मतलब क्या है सर? सोने के समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी वाला, थर्ड वाला, सोने के समय। अब ये देखिए लैटिन शब्द है HS, जिसका अर्थ होता है क्या? सोरा सोमनी। ठीक है, सोरा सोमनी से आया है, जिसका अर्थ होता है सोने के समय या फिर बेड टाइम होता है। दवा को रात में सोने से पहले लेने के लिए HS लिखा जाता है, ताकि दवा की क्रिया रात भर रहे। ठीक है। संचारित नेक्स्ट प्रश्न है कि संचारित रोग से पीड़ित रोगी की देखभाल के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को हाथ की सफाई कब करनी चाहिए? तो रोगी के संपर्क में आने से पहले और संभावित रूप से संदूषित सतहों को छूने के बाद। का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। व्याख्या में पढ़ेंगे, अब ये पढ़ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गर्भावस्था का समान प्रारंभिक संकेत क्या है? समान प्रारंभिक संकेत पूछा गया है। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है इन ऑप्शंस में। तो मॉर्निंग सिकनेस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है,
गर्भावस्था का सबसे समान प्रारंभिक लक्षण मतली और उल्टी मॉर्निंग सिकनिंग है जो पहले तिमाही में होती है। मासिक धर्म न आना सबसे पहला संकेतक है, लेकिन दिए गए विकल्पों में प्रातःगमन सबसे विशिष्ट और समान है। बार बार मूत्र त्याग बाद में होता है। भूख में बदलाव भी हो सकता है, लेकिन प्रातःगमन अधिक आम है। ठीक है। रेक्टल थर्मामीटर को विसंक्रमित करने की सबसे अच्छी विधि क्या है? तो सबसे अच्छी विधि क्या है सर? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बड़ा ऑप्शन देखिए, बड़ा ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साबुन और जल से साफ करना, फिर इसे अल्कोहल से विसंक्रमित करना। रेक्टल थर्मामीटर को पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करके गंदगी हटानी चाहिए, फिर 70% अल्कोहल जो शुद्ध होता है, जैसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल से पोंछकर विसंक्रमित करना चाहिए। उबालना ग्लास थर्मामीटर के लिए पुरानी विधि थी, लेकिन अब डिजिटल में नहीं किया जाता है। केवल पानी या गौर से सफाई पर्याप्त नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानता सामुदायिक आवश्यकताओं को आकलन में एक टूल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, बड़ा ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, बड़ा ऑप्शन अपन ऑप्शन नंबर सेकंड में है। ठीक है। ग्रुप फोकस ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित करना। अब यहाँ पे व्याख्या आपको बताया गया कि सामुदायिक आवश्यकता आकलन में फोकस ग्रुप डिस्कशन एक प्रमुख टूल है जिसमें समुदाय के लोगों से उनकी समस्याओं, जरूरत और सुझावों पर चर्चा की जाती है। यह गुणात्मक डेटा प्रदान करता है। रक्त परीक्षण आदि क्लिनिकल जांच है, सर्जिकल ऑडिट अस्पताल आधारित होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 पूछा जा रहा है कि यदि किसी महत्वपूर्ण औषधि का स्टॉक एक्सपायर होने वाला है तो एनम को क्या करना चाहिए? एनम को उसे पीएससी में वापस कर देना और पर्यवेक्षक को सूचित करना। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एक्सपायर होने वाली या फिर निकट एक्सपायरी दवाओं को एनम को सब सेंटर पर रखने की बजाय तुरंत पीएससी या स्टोर में वापस करना चाहिए और सुपरवाइजर को सूचित करना चाहिए। इससे दवा का डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सुरक्षित निपटान हो सकता है। एक्सपायर्ड दवाओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए और बिना निर्देश निपटान भी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न 41 पूछा जा रहा है कि एएनएम को विशेष रूप से स्तनपान के दौरान स्तन अतिपूरण की शिकायत करने वाली माता माता की किस प्रकार देखभाल करनी चाहिए? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? बड़ा वाला ऑप्शन जाइए, बड़ा वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करके, स्तनपान कराने से पूर्व गर्म सिकाई करके। यहाँ पे देखिए, स्तन अतिपूरण में स्तनों में दूध भर जाने से सूजन और दर्द होता है। इसका सबसे अच्छा उपचार बार बार स्तनपान कराना या फिर दूध निकालना है। स्तनपान से पहले गर्म सिकाई से दूध बहाव आसान होता है। कोल्ड पैक दर्द के लिए बाद में लगाया जा सकता है, लेकिन बोतल फीडिंग या स्तनपान बंद करना गलत है क्योंकि इससे समस्या बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प खाद्य अपमिश्रण को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो भैया 6 महीने अधिक समय तक प्रशिक्षित कोई भोज्य पदार्थ गलत संवर्धन हेतु भोजन में पोषक तत्वों की कोई मात्रा मिलाना, किसी भी योग घटक या फिर प्रतिस्थापन निष्कासन जिससे उसकी गुणवत्ता या फिर सुरक्षा कम हो जाती है। इसका करेक्ट उत्तर यही हो जाएगा, सी वाला, बड़ा वाला ऑप्शन है। यहाँ पे हमने बड़े वाले ऑप्शन को सही किया है। ठीक है, सही है ही। ठीक है, तो उसमें सही करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, खाद्य अपमिश्रण तब होता है जब भोजन में कोई घटक मिलाया जाए या फिर हटाया जाए जिससे उसकी क्वालिटी, पोषक मूल्य या फिर सुरक्षा प्रभावित होती है, जैसे कि दूध में पानी मिलाना, मसालों में रंग मिलाना आदि। ठीक है। असंवर्धन सकारात्मक होता है, लंबे समय तक संरक्षण या फिर जैविक खेती अपमिश्रण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? कौन सा आवश्यक नहीं है पूछा जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य अवस्थाओं का निर्धारण, स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य, शिक्षा सहायक सामग्री और संसाधनों की उपलब्धता, स्वास्थ्य शिक्षक की व्यक्तिगत अभिरुचि या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सर व्यक्तिगत। व्यक्तिगत जहाँ पे लिख दिया वहाँ पे हमारा ये गलत हो जाता है। ठीक है। प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा के लिए सामुदायिक जरूरतों का आकलन, स्पष्ट उद्देश्य और उचित संसाधन आवश्यक है, लेकिन शिक्षक की व्यक्तिगत रुचि जरूरी नहीं है क्योंकि पेशेवर जिम्मेदारी के तहत शिक्षा दी जाती है। रुचि होना अच्छा है लेकिन अनिवार्य नहीं है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पुनः पुनः प्रयोज्य शैल चिकित्सा उपकरणों के लिए स्टेलाइजेशन की सबसे प्रभावी विधि है? इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? दाब के अंतर्गत 121 सेंटीग्रेड पर ऑटोक्लेविंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुनः प्रयोज्य शैल उपकरण यानी फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए सबसे प्रभावी और मानक स्टेलाइजेशन विधि ऑटोक्लेविंग है, जिसमें 121 सेंटीग्रेड पर 15 से लेकर 20 मिनट तक दाबयुक्त भाप से सभी सूक्ष्म जीव और स्पोर्स मतलब बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। उबालना या फिर ब्लीच केवल कीटाणुनाशक है, पूर्ण स्टेलाइजेशन नहीं है। सफाई तो प्रारंभिक चरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेलाइजेशन की एक समान विधि नहीं है? समान विधि नहीं, हॉट एयर ओवन है। ठीक है, रासायनिक विसंक्रमण भी है, 5 मिनट के लिए 50 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना ये नहीं है। ठीक है, ये भी है आपका ऑटोक्लेविंग भी है। तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। देखिए, स्टेलाइजेशन की समान विधियां ऑटोक्लेविंग 121 सेंटीग्रेड पर दाबयुक्त भाग और हॉट एयर ओवन जो है 160 से लेकर 180 सेंटीग्रेड पर 2 घंटे के लिए किया जाता है, जबकि रासायनिक विधियां जैसे कि ग्लूटाल्डिहाइड कुछ उपकरण के लिए उपयोग होती हैं, लेकिन 50 सेंटीग्रेड पर केवल 5 मिनट गर्म करना बहुत कम तापमान और समय है, जो ना तो कीटाणु नष्ट करता है और ना ही स्पोर्स या केवल पास्चुराइजेशन जैसा स्टेलाइजेशन पास्टुलाइजेशन जैसा है। ठीक है, स्टेलाइजेशन नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सब सेंटर के लिए औसत मांग पत्र की गणना करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक होता है? तो कौन सा कारक आवश्यक होगा सर? लक्षित जनसंख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। सब सेंटर के लिए दवाओं की इंडेंट गणना मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र की लक्षित जनसंख्या, पिछले खपत पैटर्न और मौसमी बीमारियों के आधार पर की जाती है। इससे आवश्यक दवाओं की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। वेतन वाहन या फिर भवन क्षेत्र से दवा आवश्यकता को सीधा संबंध नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 47 पूछा जा रहा है कि संचारी रोग से पीड़ित रोगियों की देखभाल का मुख्य पहलू क्या है? तो मुख्य पहलू क्या है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, मानक सावधानी का उपयोग करना। मानक सावधानी का उपयोग करना। देखिए, संचारी रोगों की देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण है मानक सावधानियाँ। ठीक है, अब मानक सावधानियाँ अपनाना, जिससे हाथ धोना, पीपीई का उपयोग, सुरक्षित इंजेक्शन प्रैक्टिस और शारीरिक तरल से सावधानी शामिल है। इससे स्वास्थ्य कर्मी और अन्य रोगियों में संक्रमण का प्रसार रुकता है, अन्य विकल्प संक्रमण बढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में वृद्धि विकास का प्रमुख संकेतक है? तो कौन सा है सर? भार और ऊंचाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ सही हो जाएगा। बच्चों में शारीरिक वृद्धि विकास का प्रमुख और मापने योग्य संकेतक वजन, ऊंचाई है और सिर की परिधि है। इन्हें ग्रोथ चार्ट पर प्लॉट करके कुपोषण या फिर विकास में देरी का पता लगाया जाता है। बुद्धि, सामाजिक कौशल और अकादमिक प्रदर्शन विकास के अन्य पहलू हैं, लेकिन शारीरिक वृद्धि का मुख्य संकेतक वजन और ऊंचाई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। काली खांसी पटोसिस की सर्वाधिक संक्रामक अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है सर? इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड कैटरल अवस्था। ऑप्शन नंबर सेकंड कैटरल अवस्था। व्याख्या में पढ़ेंगे, वोपिंग कफ में सबसे अधिक संक्रामक अवस्था कैटल स्टेज, जो प्रारंभिक लक्षण जैसे कि सर्दी खांसी होती है। जब बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा फैलते हैं तब प्रॉक्सिमल स्टेज में खांसी के दौरे पड़ते हैं, लेकिन संक्रामकता कम होती है। रिकवरी और कन्वेंशनलिस्ट में संक्रामकता बहुत कम रहती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कन्वेंसेंट अवस्था में क्या रहता है सर? जो इन्फेक्शन है यहाँ पे कम रहता है। ठीक है, आपका कैटल अवस्था में सबसे जो शुरुआती कैटल अवस्था जो है शुरुआती रहता है, जैसे खांसी, छींक आना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मनोदशा में उतार चढ़ाव दुश्चिंता। देख रहे कितनी डिफिकल्ट हिंदी है। मनोदशा में उतार चढ़ाव, दुश्चिंता, अवसाद और पहचान, अन्वेषण। देख रहे हैं कितनी डिफिकल्ट। अन्वेषण उसे भावनात्मक परिवर्तन किस आयु में देखे जाते हैं?
तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था में। ऊपर आप करके आए हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। व्याख्या देखिए, किशोरावस्था लगभग 10 से 19 वर्ष में हार्मोनल बदलाव, मस्तिष्क विकास और सामाजिक दबाव के कारण मूड स्विंग्स, चिंता, अवसाद और पहचान की खोज जैसे भावनात्मक परिवर्तन बहुत आम होते हैं। यह आयु भावनात्मक अस्थिरता की विशेषता रखती है। सहसा अवस्था, देख रहे हैं कितनी डिफिकल्ट हिंदी है। सहसा अवस्था टॉडलर या फिर पूर्व विद्यालय आयु में ऐसे जटिल भावनात्मक मुद्दे समानता नहीं देखे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि चिकित्सा प्रक्रियाओं में प्रतिरोध। अब देखिए ये भी कितना प्रतिरोध, एंटीसेप्सिस को हिंदी देखिए कितनी डिफिकल्ट है। तो एंटीसेप्सिस का मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जीवित। हमने आपको बताया है जीवित ऊतकों पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि या फिर क्रिया को रोकना एंटीसेप्सिस किया जाता है। एंटीसेप्सिस का अर्थ है कि जीवित ऊतक जैसे त्वचा पर एंटीसेप्टिक लगाकर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि या फिर क्रिया को रोकना। यह संक्रमण रोकने के लिए किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन उपकरण जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके लिए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, जबकि सफाई केवल गंदगी हटाना होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि सुरक्षित औषधि देने का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? टोल राइट, ठीक है। 12 अधिकार का पालन करना। 10 पढ़े होंगे, 5 पढ़े होंगे, 12 नहीं पढ़े हैं। देखिए, सुरक्षित दवा प्रशासन का मुख्य सिद्धांत टोल राइट, सही रोगी, सही दवा, सही खुराक, सही समय, सही मार्ग, सही प्रलेखन, सही कारण, सही प्रतिक्रिया, सही शिक्षा, सही मूल्यांकन, सही अधिकार, सही रोग, इतना होता है टोल, ध्यान में रखना है। 5 राइट पढ़े होंगे लेकिन 12 भी पढ़ लेना। सही रोगी, सही दवा, सही खुराक, सही समय, सही मार्ग, सही प्रलेखन, सही कारण, सही प्रतिक्रिया, सही शिक्षा, सही मूल्यांकन, सही अधिकार, सही रोग, ये 12 हो गया का पालन करना। इससे दवा त्रुटियाँ कम होती है। प्रलेखन कम करना या एलर्जी अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि एनम को 5000 की जनसंख्या की जिम्मेदारी दी जाती है यदि प्रत्येक योग्य गर्भवती महिलाओं को 100 आयरन फोलिक एसिड टेबलेट की आवश्यकता है तथा गर्भवती महिलाओं की अनुमानित संख्या। और ये भैया कितना आसान प्रश्न है, 100 इंटू 100 कर दीजिए, बस उत्तर आ जाएगा। मतलब एक लिखिए, 4 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4। कहाँ पे है 4 जीरो भैया? ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लड़कियों के प्रथम आवर्त चक्र के प्रारंभ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है सर? रजोदर्शन मेनार के। ऑप्शन नंबर थर्ड, लड़कियों में पहला मासिक धर्म फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को रजोदर्शन कहा जाता है, जो सामान्यतः 10 से 15 वर्ष की आयु में शुरू होता है और यौवन का संकेत है। रजोनिवृत्ति मासिक धर्म का अंत है। अंडोत्सर्ग अंडा निकलना और रजोरोध मासिक धर्म की अनुपस्थिति होना, ठीक है। कितना डिफिकल्ट हिंदी वर्ड है। आइयम रूट में औषधि को इंजेक्ट किया जाता है, स्किन में या फिर त्वचा के नीचे या फिर पेशी में। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मसल्स में, पेशी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि परिवार के लिए विशेष आहार योजना बनानी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है? तो कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है सर? ऑप्शन नंबर ए, परिवार के सदस्यों को पोषण संबंधी आवश्यकताएं। व्याख्या पढ़ेंगे, परिवार की आहार योजना बनाते समय सबसे पहले महत्वपूर्ण सदस्यों की आयु, लिंग, गतिविधि स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और पोषण जरूरतें जैसे कि गर्भवती, बच्चे, बुजुर्ग को ध्यान में रखना। इससे संतुलित और व्यक्तिगत आहार मिलता है। सस्ते या महंगे पदार्थों पर फोकस नहीं बल्कि पौष्टिकता पर होना चाहिए। माइक्रोवेव कुकिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? तो बड़ा ऑप्शन कहाँ पे है? यह विद्युत चुम्बकीय तरलों का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बड़ा ऑप्शन सही है बस। माइक्रोवेव कुकिंग में माइक्रोवेव्स यानी फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगें भोजन के पानी के अणुओं को कंपन करती हैं, जिससे घर्षण से गर्मी पैदा होती है और भोजन के अंदर से पकता है। यह पुनः हीटिंग के लिए बहुत उपयुक्त है। पोषक तत्वों का नुकसान कम होता है, कम समय लगता है और पारंपरिक कुकिंग की तरह बाहर से अंदर नहीं पकाता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बड़ा ऑप्शन कहाँ है सर? यही वाला बड़ा ऑप्शन से
हम पढ़ नहीं रहे हैं, बस बड़े ऑप्शन की ओर जा रहे हैं बस। नहीं, गलत हो गया। सेकंड वाला सही तो है ना, बड़ा ऑप्शन से। हाँ, निःशुल्क से भोजन वितरित करना, बड़ा ऑप्शन से यही है ना, इसी को हमने करेक्ट बोला। हाँ, परिवार की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को आकलन करके उनके स्वास्थ्य में सुधारना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। होम विजिट, देखिए होम विजिट का मुख्य उद्देश्य परिवार के घर जाकर उनकी स्वास्थ्य समस्याओं का आकलन करना, शिक्षा देना, रोकथाम और उपचार में मदद करना तथा समग्र स्वास्थ्य सुधार करना। यह केवल बाल देखभाल या फिर भोजन वितरण तक सीमित नहीं है और आपातकालीन देखभाल अस्पताल में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है? तो कौन कौन सा है जो एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है भैया? का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कुपोषण तथा संचारी रोग। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आशा कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से जुड़ी हैं? तो किस कार्यक्रम से जुड़ी हैं? एनएचएम से। ठीक है, आईसीडीएस होता तो आईसीडीएस की ओर जाते हैं हम लोग, यहाँ पे एनएचएम नहीं, आईसीडीएस की ओर नहीं जाते, आशा की बात है। आंगनवाड़ी होता तो आईसीडीएस की ओर जाते हैं हम। आशा की बात बोली जा रही है तो एनएचएम के अंतर्गत। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने लगभग 60 प्रश्न देख लिया। ठीक है, जो आपका एक शिफ्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है 18 तारीख को, जो 2 बजे से पेपर था उसका सॉल्यूशन हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप अच्छे से नोट डाउन करके एक दो बार ढंग से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, बाकी हिंदी डिफ़िकल्ट होने के कारण हमें भी थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा प्रश्नों को पढ़ने में, उत्तरों को पढ़ने में। ठीक है, तो जो भी गलतियाँ होंगी उसको आप क्षमा कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वाले जो हम लेके आएंगे वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही साथ लेके चलेंगे। इंग्लिश में रहेगा तो हमको भी समझने में आसानी रहेगा कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, और आपको भी समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।